नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः एक और सत्र में। और आज के सत्र में वाले हैं हम क्या देखने में रहेगा एक ऐसा विषय जिसे आपने मैंने हम सभी ने अपने बाल्यकाल में अवश्य झेला होगा। एक ऐसे विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं जो, जैसा कि बैकग्राउंड में भी आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है या क्या होने जा रहा है जो हमारे बच्चों को एटलीस्ट उस भारी बोझ, उस इतिहास के बोझ से बचाएगा। जी हाँ मित्रों, मैं आज आपके सामने ये जो सत्र लेके आया हूँ ना, ये मेरी खुद की भी व्यथा है, आप लोगों की भी व्यथा है। तो ऐसा क्या था जो इतिहास की पुस्तकों में करेक्शन की आवश्यकता थी या क्या करेक्शन हुआ है, ये अगर आपको जानना है तो आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आपसे करबद्ध प्रार्थना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अंत तक बने रहें हमारे साथ और जानें कि क्या बदलाव होने जा रहा है या क्या हुआ है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट में जाके एक बार जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, ये सब आपको लिखना है। और इसके अलावा और आप क्या लिख सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपको जो हमारे ये सत्र हैं ये कैसे लग रहे हैं, या आज का जो ये कॉन्टेक्स्ट है ना, इसके बारे में आप क्या, आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, वो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। इससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या और इसके पहलू हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आगे चलते हैं और आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं, प्रारंभ करते हैं। मित्रों, बचपन से जब से हमने इतिहास पढ़ना प्रारंभ किया तो हमें हमेशा पढ़ाया जाता, और ख़ासतौर से मैं तो मेवाड़ से था, तो हमारे तो आसपास ही छाती पे किला खड़ा हुआ था। हम देखते थे सुबह उठ के सबसे पहले किला ही दिखता था। तो मन में प्रश्न आता था, यार ये सब हमारे इतिहास में है तो ये हमारी बुक्स में क्यों नहीं है। तो हमारी बुक्स में तो हमको बताया गया था कि अकबर महान था और अकबर ने बहुत सहिष्णु व्यक्ति हुआ था अकबर तो, और उसने दीन इलाही लिखा था, और इसी प्रकार के बहुत सारे गुणगान वहाँ पे किया गया था, चैप्टर पे चैप्टर। इन्वेडर्स, दिल्ली सल्तनत, ये सब हमने पढ़ा था। तो एक प्रश्न अपने आप उठता था कि जब ये सब था, ये सब बुक्स में तो ये सब लिखा है, लेकिन जब हम रियलिटी में वहाँ पे जाके मॉन्यूमेंट्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये सब था, तो फिर ये जो खड़े हैं स्ट्रक्चर्स, ये किस इतिहास की गवाही दे रहे हैं, और ये जो बता रहे हैं ये सब हमारी पुस्तकों में क्यों नहीं है। तो इसीलिए हम ऊबते थे। हम इतिहास सबसे मतलब सबका एक रहता है ना कि सबसे बोरियत वाला जो विषय था वो क्या था, वो इतिहास था। क्यों था? क्योंकि वहाँ पर इतिहास की पुस्तकों में हमें वो बताया जाता था जो सत्य से परे था, पहला। और दूसरा, हम इसलिए भी रिलेट नहीं कर पाते थे क्योंकि हम खासतौर से जो सनातनी है वो, तो यही बताया जाता था कि सनातनी तो हमेशा दबके रहे, या इसी प्रकार की बातें इतिहास की पुस्तकों में भी आती है कि हमेशा से मुगलों ने उनको हराया, और यही सब इतिहास की पुस्तकों में गया। अभी रिसेंटली आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, और इसी बीच में हम जानते हैं और पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को पीटा है, बुरी तरह से उसके घर में जाके पीटा है। लेकिन वहाँ की आम जनता को क्या बताया जा रहा है? आम जनता को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त विजय हुई है और भारत जो था वो सीज फायर के लिए गया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पर ये आज का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। बस ये मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इतिहास किस प्रकार से लिखा जाता है। आज के समय में कोई इतिहासकार रहेगा ना, तो वो क्या लिखेगा? प्रोपोगेंडा वाला इतिहासकार पहले भी होते थे, अल-बदायूनी हुआ, फिरिश्ता हुआ, ये सब जो थे ना मुगल दरबारी इतिहासकार, ये सब वही लोग थे जो पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा मशीन जो आज के टाइम में काम कर रही ना, ये सब वहीं से इंस्पायर्ड थे। मतलब
ये जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीन है वो उन लोगों से इंस्पायर्ड थी। मैंने पिछले सत्र में भी आपको बताया था कि किस प्रकार से महाराणा कुंभा भी ये बात जानते थे। तो उन्होंने लिखा भी था कि जब भी इनकी हार होती थी इन्वेडर्स की, इस्लामिक इन्वेडर्स की, तो ये अपनी हार को इस प्रकार से बताते थे कि जो जीतने वाला राजा है ना, उसने इनके साथ संधि कर ली और इनकी शर्तों को मान लिया, और इन्होंने उसको धन देके और ये वापस से लौट गए। जबकि इनका इतिहास ये है कि जब भी ये लोग जीते हैं कहीं पे, तो ये जो मोस्ट सीवियर ब्रूटैलिटी आप सोच सकते हैं ना, वो ये लोग करते थे जब ये जीतते थे। तो इसी प्रकार से आता है इतिहास में। और ये एक नंबर के अय्याश लोग थे। आप देखिए अकबर के बारे में कितना उसकी चारित्रिक विशेषताएं किस प्रकार से बताई जाती है कि वो बहुत धर्म सहिष्णु था और बहुत अच्छा था और दयालु था और ये सब फलना ढिमका। अब देखिए, जबकि अकबर ने क्या किया था चित्तौड़ में, मैं हर बार के वीडियो में एक बार ये जरूर रिपीट करता हूँ कि अकबर सहिष्णु नहीं था। उसने चित्तौड़ के किले पर किस प्रकार से आक्रमण करके वहाँ पे 30 से 40 हज़ार, अलग अलग फिगर्स मिलते हैं, बट 40 हज़ार के करीब मिलता है मोटा मोटा, 40 हज़ार जनता को, निशस्त्र जनता को, जिनके पास शस्त्र नहीं थे, केसरिया होने के बाद जो महिलाएं और बच्चे बच गए थे, उनको उसने निरीहता से, मतलब क्रूरता की, ब्रुटैलिटी की जो सीमा आप सोच सकते हैं ना, वो वहाँ पे हुआ। और आपके उसी प्यारे अकबर ने वो सब किया वहाँ पे। तो ये इतिहास था, और ये सब इतिहास पुस्तकों से नदारद था। क्यों? क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट्स थी, उन्हें एक खास तबके को खुश रखना था। गवर्नमेंट चाहती थी कि हम दबे रहें, हम जो सनातनी हैं, हम सब इसी बात में दबे रहें कि हमारे तो पूर्वज दबते आए थे, तो हमें भी बस जी हुजूरी करनी है। और यही सब वो चाहते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि हम अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को जान पाए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेवाड़ जैसी जगह पे मेरा जन्म हुआ, और उसके पश्चात भी मैं जहाँ जहाँ पे भी गया, जिन जिन शहरों में गया, वहाँ पे मुझे उन शहरों की विशेषताएं, उन शहरों के जो इतिहास है, जो संस्कृति है, वो जानने का मुझे अलग अलग जगह पे मौका मिला। और हर बार मैंने यही जाना कि वहाँ के जो शासक थे, लोकल रूलर्स जो थे, लोकल जो शासक थे, उन लोगों ने कितना कुछ झेला, या फिर उन लोगों ने कितना कुछ किया। जैसे कि महाराष्ट्र में भी अगर बात करते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, इनके पश्चात भी जो मराठाओं की पूरी एक पीढ़ियाँ लगी हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पुस्तकों में, इतिहास की पुस्तकों में नहीं बताया जाता है, लेकिन सत्य तो यह है कि अंग्रेज़ों ने भी जो ये भारत का शासन जो अपने हाथ में लिया था, वो मुगलों से नहीं लिया था, वो हिंदवी स्वराज से उन्होंने अपना शासन अपने हाथ में लिया था, अंग्रेज़ों ने। लेकिन ये कोई नहीं बताता था, इतिहासकार तो, और एनसीईआरटी तो बिल्कुल उस पर खामोश था। अब क्या हुआ है, अब क्या बदला है इसके बाद, अब ऐसा क्या हो गया कि आज मुझे इसके बारे में बात करनी पड़ रही। तो जब से अगेन एक ही दिल है मोदी जी, कितनी बार जीतोगे। तो ये जो एक ख्वाहिश थी हम सभी लोगों की, आप, मैं, हम सभी चाहते थे कि हमारे बच्चों के, एटलीस्ट हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति पे गर्व हो। वे हमारे जो महापुरुष हुए हैं, हमारे शहरों में, हमारे गांव में, हर राज्य के अपने महापुरुष हैं। जैसे मेवाड़ के हैं तो महाराणा सांगा हुए, महाराणा कुंभा हुए, महाराणा प्रताप सिंह जी हुए, महाराणा राज सिंह जी तक आते आते तो बहुत लंबी पूरी श्रृंखला है वहाँ की। इसी प्रकार से यहाँ पे भी, महाराष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, और उनके बाद में भी कई सारे हुए हैं, जैसे पेशवा बाजीराव पेशवा जी भी हुए थे। इस प्रकार से कई सारे हुए, और आपस में भी ये लोग कई अच्छे से भी रहते थे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हमें क्या बताया गया
कि ये तो आपस में लड़ते रहते थे और इसी वजह से मुगल प्रबल होते गए, या फिर कालांतर में जाके जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज प्रबल होते गए। यही सब इतिहास में बताया गया था। तो इसको करेक्ट करते हुए अब क्या चेंजेस आए हैं, अब उस पर डिस्कशन करते हैं। ये तो था कि हमने क्या क्या देखा, हमारी पुस्तकों में क्या क्या नहीं था और क्या क्या था। तो उसमें आता है कि मुगल जो बनाते थे, मुगल आर्किटेक्चर, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बनाते थे मुगल। ये एक भ्रांति वहाँ पे इतिहास की पुस्तक में है। तो जबकि आप देखेंगे कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में पहली चीज़ तो इस्लामिक और आर्किटेक्चर दोनों ही बातें एकदम सर्वथा विपरीत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये दोनों बातें सर्वथा विपरीत है, क्योंकि जहाँ पे बुत शिकनी की बात आती है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई कला को इस्लाम में प्रश्रय नहीं दिया गया, तो फिर कैसे वो यहाँ पे आके इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट बना पा रहे थे। तो मित्रों, उसका कारण ये था कि यहाँ पर जो यहाँ के शिल्पकार थे, जो यहाँ के कारीगर थे, जो यहाँ के क्योंकि यहाँ पे तो अपने भारत में हमेशा से कला को बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। जो हमारे राजा लोग थे वो बहुत प्रोत्साहन देते थे, और उसी का नतीजा है कि दिल्ली का जैन मंदिर जो कालांतर में जाके कुतुब मीनार बन गया, और अंततः जब ये भी लिखा गया कि ये भी एनसीईआरटी से आरटी डाल के पूछा गया कि ये कुतुब मीनार है तो इसको किसने बनवाया, तो उन्होंने कहा कि एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, शायद आपको याद होगा। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, हमें नहीं पता किसने बनाया, हमको बस ये आगे से मिला था कि ये लिखना है तो हमने लिख दिया। इस प्रकार से तो हमारी बुक्स लिखी गई थी। तो ये सब तो हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ हम खुद देखते हैं। अगर ये लोग, अगर मुगल आक्रांता जो आए थे, मुगल या उनसे पहले के भी जो इन्वेडर्स आए थे, अगर वे सच में इतने ही वास्तुकला प्रेमी और ऐसे शिल्पकार होते, तो यही सब चीज़ें हमें जहाँ से ये आए थे वहाँ पे भी मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप अपने इवॉल्व होते, हम लोग लाइफ में भी इवॉल्व होते, तो सबसे पहले छोटी पेंटिंग बनाते, फिर उसी को और इवॉल्व कर करके हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाते जाते हैं, है ना। जैसे कोई मूर्तिकार है, सबसे पहले थोड़ी कम गढ़ी हुई मूर्ति बनाएगा, फिर थोड़ी और ज़्यादा करते करते एक पिनेकल आएगा उसका, जब वो एकदम बहुत अच्छी मूर्ति बनेगी। पर उसके बीच की जो स्टेजेस है वो हमको कहीं नहीं मिलती है, राइट। तो एक ये पॉइंट था। इसके बाद अब आते हैं कि बदलाव क्या क्या हुआ है। तो इस बार जो अब बदलाव हुआ है एनसीईआरटी की पुस्तकों में, इस बार से संस्तुति की गई है कि 7वीं कक्षा के इतिहास की पुस्तक से, जी हाँ, मुगलों के जो अध्याय हैं, जो उनका अननेसेसरी महिमा मंडन करते हैं, वो सारे अध्याय अब मुगलों के हटाए जा रहे हैं, और वामपंथियों के पेट में बहुत भयंकर पीड़ा है। ये सब अभी हो रहा होता, ये सब अभी चर्चा का विषय, मेन चर्चा में रहता, यदि ये जो भारत पाकिस्तान का ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये नहीं चल रहा होता, तो अभी आपको मेन डिबेट्स में और वहाँ पे यही सब दिख रहा होता कि एनसीईआरटी ने ऐसा कैसे कर दिया, या ये गलत हो रहा है, या इसी पे लड़ाई झगड़े आपको टीवी पर दिखाई दे रहे होते, टीवी डिबेट्स में दिखाई दे रहे होते। अब आते हैं कि हुआ क्या है। तो जो कि आप सभी जानते हैं, एनईपी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अंतर्गत नई रूपरेखा दी गई है एनसीईआरटी की तरफ से, जिसमें कि संस्तुति की गई है 7वीं कक्षा के इतिहास से मुगल और दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से हटा दिया जाए। और ये संस्तुति के बाद इस बार के जो हमारे बच्चे हैं जो 7th क्लास में आए हैं, उनको संभवतः इतिहास में ये नहीं मिलेगा देखने को। तो इसकी बजाय क्या मिलेगा देखने को, ये भी तो आना चाहिए ना प्रश्न की। ये चलो ठीक है, ये सब हटा दिया, तो इनके बजाय क्या देखने को मिलेगा? इनके बजाय देखने को मिलेगा महाकुंभ, कि किस प्रकार से ये जो महाकुंभ होता है
ये हजारों साल से जो हमारी परंपराएं चली आ रही है, ये किस प्रकार से होती है और कितना एक्यूरेट होता है, ये वो सब हमको बताया जाएगा। इसके साथ साथ जो सरकार की नीतियां भी है, जैसे कई सारे ऐसे अच्छे काम भी हुए हैं, तो वो भी बच्चों को बताया जाएगा। इनके साथ साथ बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन जो है या उनका जो चरित्र है वो बताया जाएगा। इसके अलावा इसी प्रकार से जो अटल टनल बनी है, जी हाँ, ये सब ऐसे विषय है ना जो हमको गर्व प्रदान करते हैं, गर्व की अनुभूति होती है ये सब जान के, इनके बारे में जान के, इन महापुरुषों के बारे में पढ़ के। तो अब हमारे बच्चे इतिहास को भी पूरा रोचक तरीके से पढ़ेंगे, सीखेंगे। वो आशा ऐसी ही करते हैं, क्योंकि मैं मेरे बचपन की घटना बताता हूँ। मेरे बचपन में जब हमारा इतिहास की कक्षा होती थी तो मुझे ये लगता था यार क्या है, डेट्स बताए जा रहे हैं, फिर अकबर ने ये किया, अकबर ने वो किया, वो महान था, ये महान था। फिर मुझे लगता था कि यार जब मैं मेरे फैमिली के साथ जब घूमने गया था, उदयपुर सिटी पैलेस देखा था और सब चीज़ें देखी थी, तो वहाँ पे तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर में भी देखते हैं तो कितना विशाल मंदिर बना हुआ है, सब कुछ है। तो फिर जब अकबर ऐसा था तो ये सब कैसे बचा रह गया? तो फिर इस प्रकार के प्रश्न उठते थे मन में। फिर जब और बड़े हुए तो इतिहास, उस समय तो इतिहास जैसे तैसे पढ़ के पास किया। फिर बाद में जब बड़े हुए तो एक खटका दिमाग में, यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। तो फिर मैंने कोशिश की, अपनी तरफ से कोशिश प्रारंभ की ये जानने की कि असली इतिहास क्या है। तो उसी क्रम में अपनी तरफ से भी मैंने कुछ पुस्तकें अरेंज की और उन्हें पढ़ना प्रारंभ किया। तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि जिन मुगलों को इतना महान बताया गया था, या दीन इलाही या इस तरह की सारी जो बकवास बातें थी वो वहाँ पे थी। तो जब उनकी असलियत पता चली तो मुझे स्वयं पे हुआ कि यार हम लोग को क्यों ऐसा बताया जाता है, या मेरे बच्चे को ये चीज़ नहीं पता चलनी चाहिए। अभी मेरी बहस होती है मेरे बेटे के साथ भी, तो यही बहस होती है कि वो कहता है कि यार पापा हमको बुक्स में तो ये बताया जाता है और आप तो कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था। तो फिर ये द्वंद्व जो था ना, ये द्वंद्व बहुत दिल में मतलब घाव करता था। ये घाव करता था कि अपने बच्चों को हम कैसे रोकें कि वो इन चीज़ों से बच सके। जो झूठा इतिहास है, और झूठा इसलिए कहूँगा क्योंकि एनसीईआरटी के पास वो लोग इन चीज़ों को, इन तथ्यों को प्रूव नहीं कर पाए, कहीं पे भी साक्ष्य नहीं दे पाए इन चीज़ों के, तो इसलिए लगता था। लेकिन अगेन फिर से कहूँगा, एक ही दिल है मोदी जी, कितनी बार जीतोगे? तो उनको, मोदी जी को, खास तौर से हमारी सरकार को इस कार्य के लिए हम साधुवाद देते हैं। तो क्या क्या हुआ, अब जो हटा और उसकी जगह क्या क्या आया है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उनकी जगह भारतीय परंपराएं, मगध, मौर्य, शुंग और सातवाहन जैसे प्राचीन भारतीय राजवंशों, पवित्र भूगोल, मेक इन इंडिया, महाकुंभ मेला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी पहलों और अटल सुरंग जैसी सरकारी योजनाओं को शामिल किया गया है। तो अब से हमारे बच्चे इन चीज़ों को जानेंगे, इन योजनाओं को भी जानेंगे, और पास्ट में भी अब देखेंगे कि जैसे मगध हुआ, मगध साम्राज्य कितना विशाल साम्राज्य था और कितना फला फूला था। वो सिविलाइजेशन ही उस समय के हिसाब से वो काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन हो चुकी थी मगध की, ऐसा माना जाता है आचार्य चाणक्य के दिशा निर्देश में। उसके बाद जो सातवाहन हैं, शंगु हैं, मतलब इतने सारे तो एम्पायर्स हुए हमारे यहाँ पे। लेकिन हमें क्या बताया गया? सिर्फ मुगल की शुरू, मुगल प्रारंभ होते हैं बाबर से, और बाबर, हुमायूं और इनसे प्रारंभ होके और बहादुर शाह जफर तक जाते हैं। या फिर जो इनका जो सबसे लास्ट था, बहादुर शाह जफर ही था लास्ट मुगल। तो
तो बीच में एक वो भी था शहरयार या ऐसा जिसका नाम था, जिसकी क्रूरता फेमस तो है, लेकिन इतिहास की पुस्तकों से उसे गायब कर दिया गया। लेकिन जो आप देखेंगे कि जो सिख गुरु हैं हमारे, उन लोगों के साथ कितना कुछ अत्याचार नहीं किया इन लोगों ने, तो वह भी है, वो सब भी आएगा। अभी प्रारंभ हुआ है अच्छा होने का, तो जरूर पूरी आशा रखते हैं हमारी सरकार से भी कि वे इस और ध्यान देंगे, और इसी प्रकार के जो हमारे इतिहास के कई सारे योद्धा हैं जो अभी भी अपना स्थान पाने के लिए, या हमें उनको स्थान देना चाहिए, ऐसा हमारी श्रद्धा है, तो उन सभी का भी नंबर आएगा एक एक करके। तो अभी 7वीं के इतिहास में जो बदलाव हुआ, इसी प्रकार से आगे की कक्षाओं के इतिहास में भी बदलाव होगा। और जो हमारे भारतीय संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, हम कैसे हजारों साल से बचे हुए हैं, किस प्रकार से आक्रांताओं के होते हुए भी, जैसे कहते हैं ना, मुगल जो थे वो दिल्ली सल्तनत या दिल्ली में अगर वो थे भी, तो वो जो शहर कोट होता था उससे बाहर वो क्यों नहीं जा पाते थे। जो आज कंडीशन हम देख पा रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी आप समझ सकते हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है कि सेना जैसे ही पाकिस्तान की सेना उनके बलूचिस्तान में घुसने का प्रयत्न करती है और वहीं पे उनको निपटा दिया जाता है। तो यही चीज़ उस समय हुआ करती थी। हमारे जो योद्धा होते थे, या जो हमारे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कहा जाता है कि उन्हें पहाड़ी चूहा कहा। देखिए कितना उनका अपमान किया जाता था एक तरह से। इस प्रकार जो पहाड़ी चूहा कौन कहते थे, उनको मुगल्स कहते थे। और वही चीज़ हमारे बच्चों को सिखाया गया, और इनको नेहरू जी तक भी यही बात कहते थे। ये चीज़ हमको हमारे बच्चों की पुस्तकों में लिखाया गया शिवाजी के बारे में, पहाड़ी चूहा। अब आप सोचिए कि जो बच्चा अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से जो कहानियाँ सुनता आया, फोकलोर सुनता आया, उसके सामने यदि उसको अचानक से एक दिन टीचर आती है और उसको बोलती है कि जिनके बारे में तुम पढ़ते आए, जिनके बारे में तुम सुनते आए, जो कहानियाँ तुम सुनते आए, वो सब झूठी है। तो वैसा सब होता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये सब बदल रहा है। तो इसके लिए हमारी जो सरकार है उसका हृदय से साधुवाद। और इनके साथ साथ क्या नया आ रहा है, क्योंकि आप देखिए ना, स्टेलमेट क्या होता है कि जो पुस्तकें हैं, जो इतिहास है या जो साइंस है, इसमें भी कई सारे जो इनोवेशंस नए नए होते रहते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी भ्रांतियां हैं जो पहले हुआ करती थी और अभी वो या तो गलत साबित हो गई या सत्यापित हो गई है। तो वो चेंजेस भी बुक्स में अब आने आवश्यक थे। अब आप देखिए कि किस प्रकार से एनसीईआरटी ने रिसेंटली ही उन्होंने एक और करेक्शन किया जिसके लिए साधुवाद बनता है, और वो करेक्शन था आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ये कहा जाता है कि आर्य तो थे वो बाहर से आए थे। बाहर से कहाँ से? मध्य यूरोप से, या यूरोप के जो हमारा जो यूरेशिया पर्वत है उसको क्रॉस करके, इस प्रकार से कहा जाता है कि वो वहाँ से वो लोग आए थे, या ईरान की तरफ से आए थे। इस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं कि वो इधर आए। और फिर जो डिवाइड है द्रविड़ और आर्यंस के बीच में, डिवाइड पैदा करने के लिए कर दिया कि द्रविड़ों को आर्यंस ने मार के भगाया साउथ में। अब इस तरह की कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। तो बहुत साधुवाद है एनसीईआरटी को भी, उन्होंने संज्ञान लिया और इस थ्योरी को, जो कि अभी आज के समय में कई सारे तथ्यों के साथ डिबंक हो चुकी है। तो आज के बाद कोई कहे आर्यन इन्वेजन थ्योरी, तो उसे कहिएगा ये डिबंक है। ये अब सत्यापित हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये जो थ्योरी है आर्यन इन्वेजन, ये कम्प्लीटली बोगस थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बल्कि यहाँ के जो इतिहास राखीगढ़ी में जो मिलता है, या फिर जो हरियाणा के लोथल में भी मिलता है, या फिर जो हमारी सभ्यता है ना, ये फली फूली रही है, इसी धरती से जुड़ी रही है और यहीं पे फली फूली है।
यहीं पे रामायण हुआ, यहीं महाभारत हुआ, यहीं पे भगवान नरसिंह का भी अवतार हुआ, यहीं पे दशावतार हुए। तो यही हमें मानना भी चाहिए। और अच्छी बात है कि अब हमारे जो सरकारी संस्थाएं जैसे कि NCERT ये भी इन चीज़ों का संज्ञान ले रहे हैं और अपने में बदलाव ला रहे हैं, जो कि एक सुखद बदलाव है। हमारे बच्चों को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को एटलीस्ट अपने इतिहास पर गर्व होगा, और हो सकता है कि वे भी इतिहासकार बनने के लिए प्रेरित हों और अच्छे इतिहासकार बन के उभरें। तो आज का ये सत्र